मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? और आई होप बढ़िया होंगे और बढ़िया होने चाहिए और अपने एग्जाम की तैयारी भी तगड़ी वाली कर रहे होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट 12 मार्क्स की यूनिट थी और इसके प्रीवियस पार्ट में, पार्ट नंबर 1 में मैंने सारे 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को पढ़ा दिए थे। एंड नाउ इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू ग्रैब ऑल द रिमेनिंग पार्ट। बचे हुए कुछ पार्ट जो थे उनको हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राहुल कपूर, आपका इकोनॉमिक्स मेंटोर। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स की 12 मार्क्स की यूनिट होने वाली है, उसके सारे रिमेनिंग पार्ट्स पार्ट नंबर 1 में सब पढ़ लिए। जो बचे हैं वो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। वीडियो को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहता हूं, इस वजह से पार्ट 2 मैंने प्रोड्यूस करे, बनाए और आप लोगों को सिखा रहा हूं। तो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप। बड़े ध्यान से प्यार से समझो। इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड सिचुएशन कम होती है व्हेन एग्रीगेट डिमांड एडी इज मोर देन एएस। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी, व्हेन एडी इज मोर देन एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। मतलब कि प्रीवियस पार्ट में मैंने आप लोगों को सिखाया कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बेटा वहां होता है जहां पे एडी और एएस क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में आ गई, मगर अब उसके बाद एडी एएस से क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। तो एक्सेस का मतलब ही ज्यादा होना होता है। तो व्हेन एडी इज मोर देन एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, दिस इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं हम लोग भाई? इस सिचुएशन को कहते हैं एक्सेस डिमांड। तो यहां पे एडी एएस से ज्यादा हो जाएगा, एक्सेस डिमांड हो जाएगा। इतने पार्ट को सीखने के बाद चलते हैं डायग्राम पे और डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। जरा मेरा ये स्केल देखो कितना बड़ा स्केल है। एक्चुअल में ये स्केल नहीं है, ये बैटन है वो जो इलेक्ट्रिसिटी में काम आती है, मगर हम लोगों ने इसे स्केल बना लिया। वी आर इंडियन, वी कैन डू एनीथिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस खींचे हम लोगों ने। एग्जाम में स्केल और पेंसिल ले जाना मत भूलना, क्योंकि डायग्राम जो है काट दिए जाएंगे अगर आपने भूल गए तो। 0x एक्स एक्सिस और 0y वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या लेना है हम लोगों ने? एएस नेशनल इनकम, और यहां पे क्या लेना है? एडी। अब एएस क्या होता है हमारा? एएस इज 45 डिग्री लाइन। एएस जो है वो अपने आप में 45 डिग्री लाइन होती है। दिस इज योर एग्रीगेट सप्लाई, पहली बात। दूसरा, एग्रीगेट डिमांड बनाते हैं जो स्लोप्स अपवर्ड होता है। एडी बना लिया हमने स्लोपिंग अपवर्ड, ऐसे स्लोपिंग अपवर्ड ऊपर की तरफ जा रहा है। दोनों ने एक दूसरे को जहां काटा उसे ई पॉइंट नाम देके और इसको हम लोग डॉट 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 करके वाई फॉर नेशनल इनकम, इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल। तो दिस इज कॉल्ड योर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो यहां पे आपने फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लिख दिया। अब आपने क्या कहा? व्हेन एडी इज मोर देन एएस, एडी एएस से ज्यादा हो गई, मतलब एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो जो ओरिजिनल एडी है उससे ऊपर जाते हुए आप लोग क्या खींचो? एक पैरेलल कर्व AD1, पैरेलल कर्व AD1। AD1 ने एएस को कहां काटा? E1 पे, और यहां पे एक गैप अराइज हो गया जिसे हम लोग एई या फिर एई गैप दे दिया हमने। तो बेटा इकोनॉमी में अब बड़े ध्यान से बात को समझना कि ये थी एडी। कौन सी एडी? पोटेंशियल। ये है हमारी पोटेंशियल डिमांड। दिस इज कॉल्ड अवर पोटेंशियल डिमांड, एडी। और एक एडी क्या हो गई? एक एग्रीगेट डिमांड बढ़ के क्या हो गई? दिस इज कॉल्ड एक्चुअल डिमांड, जो अब हमारी चल रही है AD1। आप लोग क्या देखते हो? AD और AD1 में, मतलब एक्चुअल डिमांड और पोटेंशियल डिमांड में एक गैप अराइज हो गया। ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड पे बनाना है इस गैप को, एंड दिस गैप इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। दिस गैप इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। तो यहां पे हमारा डायग्राम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ कि दिस इज एडी कर्व है। एडी बढ़ के AD1 हो गया, एक्सेस डिमांड हो गया। उसके बाद
जब इसने E से E1 शिफ्ट करा तो लेफ्ट हैंड साइड पे गैप अराइज हुआ एंड दिस गैप इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। और ये गैप किसके बीच में आया? इन्फ्लेशनरी गैप बिटवीन पोटेंशियल डिमांड एंड एक्चुअल डिमांड। तो ये जो पोटेंशियल डिमांड और एक्चुअल डिमांड है तो कैसे लिखोगे? द गैप अराइजेस बिटवीन पोटेंशियल डिमांड एंड एक्चुअल डिमांड इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। तो एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप बढ़िया से मस्त होके समझा दिया। स्केल लेके सब लग रहा हूं ना एकदम पीटने वाला टीचर, मारने पीटने वाला, बट हूं नहीं मैं। वैसे ही प्यार से पढ़ाई हो जाती है हमारी, ऐसे ही 90 95 और प्लस मार्क्स वैसे ही आ जाते हैं बच्चों के, प्यार प्यार में, प्यार से सब कुछ होता है। तो ये डायग्राम और ये अच्छे से नोट डाउन कर लो, नोटेड डाउन अच्छे से आप लोग उतार लीजिए और पॉज द वीडियो पॉज करिए एंड उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप। अच्छा, क्या करा मैंने बोर्ड पे? अभी हमने एक्सेस डिमांड सीखा था ना, तो उसको मैंने मिटाया नहीं। क्यों? एक्सेस का उल्टा, एक्सेस माने ज्यादा हो रहा था और डेफिशिएंट माने कम हो रहा है। तो व्हेन एडी इज लेस, बस एक सिंपल वर्ड चेंज करना है भाई। पहले एक्सेस में मोर था और डेफिशिएंट में कम है। एडी इज लेस देन एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के बाद एडी एएस से कम हो जाती है तो उस सिचुएशन को डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं। डायग्रामेटिकली, डायग्राम भी थोड़ा सा मैंने रब नहीं करा। क्यों नहीं रब करा? क्योंकि हमें डायग्राम भी वैसा ही बनाना है। तो एडी और एएस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड दिस इज कॉल्ड योर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। चलो जी, अब उसके बाद आपने क्या कहना है कि सर अब की बार एडी बढ़ नहीं रहा, अब की बार एडी गिर रहा है। तो जब एडी गिर रहा है तो हम उसको गिरा देंगे। भाई कितना गिरेगा? इतना गिरा हुआ एडी है, बताओ। चलो, एक आप क्या करो, पैरेलल कर्व एडी से अब की बार नीचे खींच लो। इसने ई को E1 पे पहुंचा दिया और अब की बार आपका राइट हैंड साइड पे, याद रखना कि पेपर में मिसिंग फिगर वाला भी ये डायग्राम आ सकता है, तो याद रखना लेफ्ट हैंड साइड पे इन्फ्लेशनरी गैप होता है और अब की बार जो गैप अराइज हुआ दिस गैप इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप। ये कौन सा गैप है? डिफ्लेशनरी गैप। तो बड़े प्यार से आप लोगों ने डायग्राम समझा और मीनिंग समझा। इट्स वेरी इजी टॉपिक, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन और अब वीडियो में बने रहना। अब अगली बार सिखाने वाला हूं कि डिफ्लेशनरी गैप और इन्फ्लेशनरी गैप को ठीक कैसे करें। तो मतलब अगर सीखना है और सिखाना है तो हमें बने रहना है संग साथ। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, जल्दी से पोस्ट कर लो, नोट डाउन कर लो। ये सब बाकी कॉन्सेप्ट सेम है, बस वर्ड लगा देना लेस, और जो गैप अराइज हुआ अब की बार वो जो गैप आया दिस गैप इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो प्यारे बच्चों, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का डायग्रामेटिकल और थ्योरेटिकल मीनिंग के पढ़ने के बाद आपको करेक्ट करने के मेजर पढ़ने हैं। अब देखो, करेक्ट करने के मेजर पढ़ने से पहले ना थोड़ा सा दिमाग में बेसलाइन बना देता हूं कि मेजर काम कैसे करेंगे। तो देखो होता क्या है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब है कि जनरल प्राइसेस क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। मतलब सिंपल भाषा में बोलो तो सर महंगाई बढ़ रही है। महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्योंकि तुम्हारी परचेजिंग पावर, तुम्हारी खरीदने की क्षमता जो है वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि मनी सप्लाई इकोनॉमी में क्या है? ज्यादा है। डिफ्लेशन का मतलब क्या है? डिफ्लेशन का मतलब है कि जनरल प्राइजेस, जो प्राइजेस हैं वो क्या हो रहे हैं? गिर रहे हैं। इकोनॉमी में प्राइजेस गिर रहे हैं। इकोनॉमी में प्राइजेस क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे। क्यों डिमांड नहीं कर रहे? क्योंकि देखो यहां पे परचेजिंग पावर ज्यादा थी, मनी सप्लाई ज्यादा होने की वजह से। यहां पे डिफ्लेशन में परचेजिंग पावर लोगों की लो है, डाउन है। क्यों डाउन है? क्योंकि इकोनॉमी में मनी की क्या नहीं है? सप्लाई नहीं है। तो बच्चों एक बात पकड़ लो इस बात से कि सर करता धरता ये मनी की सप्लाई है, इसको क्या करो? कंट्रोल कर लो। और इसको कंट्रोल करना है तो ये किसके हाथ में है? एक है किसके हाथ में? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट लगाएगी अपनी फिस्कल पॉलिसी, और एक ये है किसके हाथ में? आरबीआई। तो आरबीआई लगाएगी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी। तो आप लोग ध्यान दो, बेसलाइन बना लिया,
प्राइसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर ज्यादा है और मनी सप्लाई ज्यादा है। प्राइसेस घट रहे हैं क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर लो है भाई, मनी सप्लाई नहीं है, इकोनॉमी में पैसा नहीं है। तो उन दोनों कंट्रोल करने के लिए बढ़ाना है या घटाना है तो आरबीआई लगाएगी मॉनेटरी पॉलिसी और गवर्नमेंट लगाएगी फिस्कल पॉलिसी। दिस इज जस्ट अ बेस लाइन, ये दिमाग में मैंने एक घर बना लिया तुम्हारे कंट्रोल करने के, क्या आगे क्या करने मेरे को वो पढ़ाने हैं, आपको करेक्ट करने के मेजर पढ़ाने हैं। तो पॉज कर लो, इतना उतार लो, फिर मैं फिस्कल पॉलिसी पढ़ाता हूं, फिर मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाता हूं। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज कर लो बेटा। सो प्यारे बच्चों, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को करेक्ट करने की फिस्कल पॉलिसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहली बात है कि आपको पता होना चाहिए कि सर फिस्कल पॉलिसी है क्या। तो फिस्कल पॉलिसी इज द गवर्नमेंट्स इनकम मींस रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। सरकार की फिस्कल पॉलिसी क्या है? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की पॉलिसी को फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। सिंपल बात, इसमें दो बातें आई। रेवेन्यू, तो सरकार की रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है? टैक्स होता है, दैट इज इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स। पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकार कहां पे करती है? एजुकेशन पे, मेडिकल पे, सैनिटेशन पे, ये सब सरकार के एक्सपेंडिचर के रिसोर्सेज हैं। तो अब इन्फ्लेशन में क्या करें और डिफ्लेशन में क्या करें, जरा प्यार से समझो। तो जब इकोनॉमी में चल रहा है इन्फ्लेशन, इसका मतलब आप क्या देख रहे हो? महंगाई, मतलब कि प्राइजेस क्या है? हाई है। वो क्यों हाई है? क्योंकि तुम्हारी जेब में पैसा है। तो सरकार इन्फ्लेशन में क्या करेगी? टैक्सेस को बढ़ा देगी। टैक्सेस को बढ़ाने से क्या होगा? तुम्हारी परचेजिंग पावर क्या होगी? डाउन होगी। और जब तुम्हारी परचेजिंग पावर डाउन होगी तो परचेजिंग पावर डाउन होने से एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगी? डाउन होगी। तो दिस इज द करेक्टनेस, ऐसे सरकार टैक्स को यूज करेगी। दूसरी तरफ सरकार क्या करे? इधर अपने टैक्सेस को क्या करे? रिड्यूस कर दे। उससे परचेजिंग पावर पब्लिक की क्या होगी? बढ़ेगी और एग्रीगेट डिमांड भी फिर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऐसे यूज करे। एक्सपेंडिचर में सरकार क्या करे? अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर इन्फ्लेशन के दौरान पब्लिक एक्सपेंडिचर को घटा दे। क्या कर दे भाई? घटा दे। क्यों? उससे सॉरी पब्लिक एक्सपेंडिचर, हाँ पब्लिक एक्सपेंडिचर घटा दे, नहीं खर्चा करे। क्यों? लोगों की जेब में पैसा ज्यादा है तो वो चाहता है अपना पैसा खुद लगाओ। उससे परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी और एग्रीगेट डिमांड डाउन होएगी। तो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट? एक्सपेंडिचर। उधर क्या करे? लोगों की जेब में पैसा ही नहीं तो सरकार अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या करे? बढ़ा दे। उससे लोगों की परचेजिंग पावर क्या होगी? बढ़ेगी और फिर एडी भी बढ़ेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू यूज फिस्कल पॉलिसी, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। थोड़ा सा नोटेड डाउन कर लो माइंड में, ध्यान से थोड़ा सा लिख लेना। इंग्लिश के प्रेपोजिशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा लगा लोगों के लैंग्वेज बना लेना। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज कर लो। सो प्यारे बच्चों, मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई की पॉलिसी होती है, ओके, सो सेंट्रल बैंक किस तरीके से मनी की सप्लाई को कंट्रोल करे और जिससे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो है वो करेक्ट हो पाए, मतलब एक्सेस और डेफिसिट डिमांड। बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से एक टेबल को बना रखा है। टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में जूम करके भी लिख सकते हो, अभी भी दिख रहा होगा क्लियर। सो एवरीवन, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लगाती है। क्यों? क्योंकि आरबीआई शिकंजा कसती है किस पे? कमर्शियल बैंक पे। क्योंकि आरबीआई को और पब्लिक का तो कोई रिलेशन है नहीं, तो पब्लिक की परचेजिंग पावर कैसे कंट्रोल हो? कमर्शियल बैंक हमें लोन देता है और हम लोन खर्च करते हैं, तो कमर्शियल बैंक पे शिकंजा कसेंगे। उसके लिए आरबीआई के टूल्स हैं दो, एक है क्वांटिटेटिव टूल्स। तो यहां पे मैंने 4 क्वांटिटेटिव टूल्स लिखे हैं, पहले उन्हें पढ़ाऊंगा फिर क्वालिटेटिव की बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, जल्दी से आ जाते हैं। सबसे पहला है बैंक रेट। पहला टूल मीनिंग क्या है? आरबीआई जिस रेट पे लोन देती है किसको? कमर्शियल बैंक को। किस पर्पस से? लॉन्ग टर्म लोन। तो बस इतनी सी लाइन लिखनी होती है, बैंक रेट इज दैट रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड लोन टू द कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। तो आरबीआई लोन किसको दे रही है? कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक किसे दे रहे हैं? हमें दे रहे हैं। देश में क्या चल रहा है? इन्फ्लेशन। तो आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगी, बैंक रेट बढ़ा देगी। क्या होगा उससे? लोन कॉस्टलियर।
लोन महंगे हो जाएंगे, और जब लोन महंगे हो जाएंगे तो कमर्शियल बैंक की लोन गिविंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? अब लोन महंगे हैं, लोग लोन नहीं लेंगे, और लोग लोन नहीं लेंगे तो परचेजिंग पावर क्या होगी? डाउन होगी। सिंपल। अब डिफ्लेशन में लोगों के पास जेब में पैसा नहीं है, सरकार को पैसा पहुंचाना है, तो वो क्या करेगा? बैंक रेट को घटा देगा। बैंक रेट को घटाने से लोन चीपर हो जाएंगे। अब लोन चीपर हो जाएंगे, लोन सस्ते हो जाएंगे, तो कमर्शियल बैंक की लोन गिविंग पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और उससे हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। दूसरा क्या है? रेपो रेट। दोनों में सिर्फ ये फर्क है कि ये आरबीआई लोन देती है कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, और जब शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए देती है तो उसे कहते हैं रेपो रेट। सेम फंडा है, इन्फ्लेशन में बढ़ा देंगे ताकि लोन महंगे हो जाएं, कमर्शियल बैंक की लोन गिविंग पावर रिड्यूस हो जाए, और आप कम लोन और आपकी परचेजिंग पावर घट जाए। डिफ्लेशन में रेपो रेट को घटा दिया जाएगा ताकि लोन सस्ते हो जाएं, आपकी लोन गिविंग पावर, परचेजिंग पावर बढ़े, लोन गिविंग पावर बढ़े। अगला है रिवर्स रेपो रेट। हम कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास अपना फंड रख रहे हैं, अपना पैसा रख रहे हैं, तो आरबीआई हमें इंटरेस्ट देगा ना। अब तो जिस रेट पर आरबीआई पे इंटरेस्ट टू कमर्शियल बैंक ऑन देयर डिपॉजिट, उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब मैं पैसा आरबीआई के पास कब जमा कराऊंगा? ज्यादा। आरबीआई चाह रहा है कि इन्फ्लेशन में कमर्शियल बैंक्स का पैसा मेरे पास आ जाए, तो वो इस केस में रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा। क्यों? सोच के देखो, अगर मुझे पहले मेरे 1,00,000 रुपए पे 1,000 इंटरेस्ट मिलता था और अब मिलने लगे 2,000, तो मैं अपना पैसा आरबीआई पे रखूंगा, मैं लोगों को लोन नहीं दूंगा क्योंकि वहां से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। लोन गिविंग कैपेसिटी रिड्यूस होगी, परचेजिंग पावर रिड्यूस होगी। अगले में रिवर्स रेपो रेट घटा दिया जाए ताकि आरबीआई से क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट कम मिल रहा है, तो पब्लिक को लोन दो, वहां से ज्यादा मिलेगा, लोन गिविंग कैपेसिटी बढ़ेगी और परचेज पावर बढ़ेगी। फिर है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? आरबीआई सेल्स परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट। आरबीआई ओपन मार्केट में गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को बेचती है, किसको? कमर्शियल बैंक्स को। अब इन्फ्लेशन चल रहा है, मैं चाहता हूं पब्लिक का पैसा निकालना, पब्लिक पे पैसा जाए ना। पब्लिक पे पैसा किसके थ्रू जाता है? कमर्शियल बैंक। तो मैं कमर्शियल बैंक को क्या करूंगा? शेयर बॉन्ड बेच दूंगा। अब मान लो तुम कमर्शियल बैंक को बच्चों, मैंने तुम्हें 1 करोड़ का बॉन्ड बेचा, तो तुम्हारा 1 करोड़ मेरे पास आ गया ना, तो तुम्हारा फंड मेरे पास आ गया। अब मेरी लोन गिविंग कैपेसिटी क्या हो गई? कमर्शियल बैंक की रिड्यूस हो गई, जिससे कि लोन कम देगा, परचेजिंग पावर कम होगी। फिर परचेज बैक कर लूं किसमें? डिफ्लेशन में। मतलब डिफ्लेशन चल रहा है, लोगों पे पैसा पहुंचाना है, तो मैं कमर्शियल बैंक से वापस खरीद लूं। अब मैंने तुमसे 1 करोड़ का बॉन्ड लिया, तो तुम्हें 1 करोड़ दूंगा नहीं दूंगा, तो तुम्हारी क्या बढ़ जाएगी? लोन गिविंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और तुम लोन ज्यादा दोगे तो मेरी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। सो दिस इज अ वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म। इससे ज्यादा दुनिया में कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं हो सकता। इसको समझने का कैसे? टूल लिखना, मीनिंग लिखना, बढ़ेगा घटेगा ये लिखना, और क्यों बढ़ेगा घटेगा और क्या काम करेगा लिखना। सो पॉज द वीडियो। क्वांटिटेटिव सिखा दिए, क्वालिटेटिव बहुत आसान है, और उनको हम लोग डिस्कस करेंगे थ्रू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऑन माय अकाउंट at Instagram, that is ScoreHint Academy. So follow that account for all the quantitative tools. So let's have it look. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और यहाँ पे मैं आप लोगों से अलविदा ले रहा हूँ। आई एम क्लोजिंग द वीडियो। सो लर्न मोर एंड मोर, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। पॉज द वीडियो।